नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपकी प्यारी सी सीरीज और सबसे प्यारे से चैनल में, दैट इज कंपटीशन वाला। और आज मैं लेकर के आया हूं बेटा आप लोगों के लिए माइंड मैप। सर कौन से चैप्टर का? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं श्योर हूं, मैं गारंटी हूं, जानता हूं, बहुत बढ़िया जान पहचान है एनटीए से। इधर से सवाल आना बेटा पक्का है, निश्चित है, लिखवा के ले लो। ऐसा हो नहीं सकता है किसी भी साल में कि इस चैप्टर में से सवाल आया ना हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं बेटा अपना माइंड मैप। सर कौन सा चैप्टर है? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। शुरू कहां से करेंगे सर? सर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बायट एंड शेवेट लॉ। शुरू तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से करना चाहिए, पर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि भैया एक करंट कैरिंग वायर में से ऑस्टेड जी ने एक कार्डबोर्ड लगाया और उसके ऊपर स्मॉल आयरन पार्टिकल डाले थे, तो उन्होंने देखा कि रिंग्स बन गई थी आयरन पार्टिकल की। तो दैट मींस एक मैग्नेटिक कंपास को जब करंट कैरिंग वायर से लाया तो मैग्नेटिक कंपास क्या करने लगा था? डिफ्लेक्शन शो करने लगा था। दैट मींस करंट कैरिंग वायर के पास क्या बनती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ मैग्नीट्यूड की बात करते हुए कौन आए थे बेटा? बायट एंड शेवर्ट जी आए थे, जिन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के स्मॉल डीएल एलिमेंट के लिए बेटा रिलेशनशिप दिया था, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो सिर्फ एग्जाम में वेक्टर फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। dB equals to small magnetic field due to small wire is equals to mu naught I dl cross r। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है dl। dl is the length। लेंथ किस डायरेक्शन में लेनी है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। r क्या है बेटा? दैट इज द पोजीशन जिस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और यहीं पे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम हटाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? dl r sin थीटा। जहां से ये sin थीटा हटेगा और नीचे बेटा ये स्क्वायर आएगा। कौन आएगा सर यहाँ पे? स्क्वायर, क्योंकि एक आर से एक आर ये कैंसल आउट हो जाएगा। दैट इज दी स्केलर फॉर्म, या हम कह सकते हैं कि बेटा ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। डायरेक्शन कैसे देखेंगे सर? डायरेक्शन के लिए हम हमेशा अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। और बेटा अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी आएगी, और उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? IBL के बराबर। यूनिट अगर मैग्नेटिक फील्ड की देखी जाए दैट इज टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इनकी डायमेंशन अगर देखी जाए तो m1 t-2 a की पावर -1 होती है। क्लियर है? ठीक है सर। अब बेटा यहां से जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज रखना है, और किसका क्या रिलेशनशिप आता है ये भी हमें याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैंने सिर्फ वायर लिख दिया है, आप लोगों के लिए ये वायर बना दिया बेटा, इसमें आई करंट है और ये पॉइंट P है जिसपे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसका बेटा फाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक चीज आप याद रखना बेटा, थीटा 1 और थीटा 2 किस डायरेक्शन में लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं। अगर बेटा यही इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब ये लेंथ ऊपर भी अनंत तक चली गई और नीचे भी अनंत तक चली गई, तो ये एंगल कितने हो जाते हैं सर? 90 हो जाते हैं। और साइन 90 प्लस साइन 90 मिलकर के 1 + 1 दैट इज 2। तो यहां पे और कुछ नहीं, सिर्फ बाकी एंगल रिप्लेस होकर के 2 आ जाएगा। वहीं अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करूंगा तो एक एंगल बनेगा बेटा 0 और दूसरा बन जाएगा कहां तक? 90 तक। साइन 90 की वैल्यू 1, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 a। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? A याद रखना, A इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। कोई भी डिस्टेंस नहीं है बाबू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखना। ओके सर, ये हमने बात किसकी कर ली बेटा? एक वायर की कर ली। अब जल्दी से आते हैं बेटा सर्कुलर लूप के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर लूप के बेटा अगर आप सेंटर में देखेंगे तो जिसकी रेडियस कितनी दी गई है बेटा? A दी गई है। तो इसके वजह से यहां पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2a के बराबर। और यहीं पे अगर बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा तो n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट n। n क्या है बेटा मेरे पास? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I अपॉन 2a के बराबर। क्लियर है इतनी बात? और इसका फिर एक जनरलाइज रिलेशनशिप बेटा, अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको पूरा सर्कल ना दे करके कोई भी एंगल दे दिया, 60, 120 कुछ भी दे दिया, आप एंगल से बेटा ये निकाल सकते हैं, जहां पे मैंने रिलेशनशिप लिख दिया है।
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रूप आर्क के लिए, और यहाँ पे B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a थीटा अपॉन 2 पाई। एंगल आप यहाँ पे पुट करो, एंगल याद रखना किस में रखना है सर, रेडियन में रखना है। जरूरी ये है कि रेडियन में रखना है, आप ये नहीं भूलेंगे, मैं लिख भी देता हूं, थीटा किस में रखना है बेटा, रेडियन में रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर बहुत बढ़िया से आ रहा है, चलते जाओ, चले आगे बेटा। देखो अब ध्यान से देखना, यहां पे मैंने खास आप लोग के लिए और किसका बता दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ये बेटा करंट कैरिंग लूप है, इसके यहां एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ए बेटा उसकी रेडियस है, क्लियर है कि नहीं है, जो ए है, अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बेटा इसकी वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सवाल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। क्लियर है सर? मैक्सिमम हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, जब बेटा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब हमारी दैट मींस ओरिजिन पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। वहीं पे अगर बेटा मैं आगे चल के आ जाऊं तो उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ग्राफ भी आया है। तो ग्राफ क्या होगा सर, देखो मिड पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है, उसके बाद बेटा हमारा एक इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है। तो ग्राफ याद रखना बेटा, सेंटर में मैक्सिमम, बाकी दोनों जगह क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहीं पे बेटा जैसे ही हम लोग, क्योंकि हमारा बायट एंड शेवर्स लॉ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लगता है, अगर मुझे पूरे लूप के लिए देखना है तो क्या लूंगा, तो बेटा वहां पे हमारे पास आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जहां पे हमने बोला साइक्लिक इंटीग्रल, क्योंकि बेटा हमें एक लूप मानना पड़ता है, साइक्लिक इंटीग्रल लूप इज इक्वल्स टू लूप बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। आई इनसाइड क्या होता है बेटा, करंट इनसाइड लूप, लूप के अंदर वाले करंट को लेना है। क्लियर है कि नहीं है? जिनकी बेटा डायरेक्शन सेम रहेगी उनको पॉजिटिव लेना है, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी उसे नेगेटिव लेना है, पर लेना वही है जो हमारे लूप के अंदर है। क्लियर है बच्चों? तो ये भी रिलेशनशिप आपको याद रखना है, कई बार सिर्फ 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 इंटीग्रल वाला रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है। चलिए आगे, चलिए अब यहां से बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हर एक बच्चे को क्लास में जरूर करवाया होगा, वो भी बेटा एक्सप्रेशन अगर सीधा सीधा याद कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, यहां तक के 2016 के फेज 1 में डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछा गया था। देखो क्या कह रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। अभी बेटा ये वायर मैंने पहला वाला बनाया है, ये फर्स्ट वाले का है, इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूं, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है इस तरीके से। अब यहां पे बेटा आर क्या रहता है सर, आर हम लोग वो लूप लेते हैं, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो पहले हम लोग आर ले रहे हैं आउटसाइड, मतलब मेरा आर अभी बाहर है, तो बेटा मेरा रिलेशनशिप जो आता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई आर। अब यहां पे बेटा अगर रिलेशनशिप देखूंगा तो B का कैसा रिलेशनशिप है सर, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का बेटा इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरा ग्राफ बनता है। ओके सर, अगर वहीं बेटा स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सरफेस पॉइंट की बात कर रहा हूं। सरफेस पॉइंट के लिए अगर देखूंगा तो बेटा ये छोटा वाला आर हमारे बड़ के आर से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ सर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, आउटसाइड में इनवर्स रिलेशनशिप है, और जब मैं सरफेस पे हूं उस टाइम पे बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, जैसे ही इनसाइड आ जाऊंगा, इनसाइड जैसे ही आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो सर, क्यों जीरो? क्योंकि बेटा इसके अंदर कोई भी वायर नहीं है, कोई भी करंट नहीं है, कोई भी वायर नहीं है, करंट नहीं है, तो आई इनसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप क्या है बच्चों, जीरो है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया से क्लियर है। तो ये पहला वाला बेटा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से याद करें, ये पहले वाले का आपका सुंदर सा ग्राफ प्यारा से बना के दे दिया है। ओके सर, अब बात करते हैं बेटा किसकी, अगर इसी वायर के, इसी हॉलो के अंदर मैं बहुत सारे वायर अंदर, बहुत सारे अंदर वायर डाल दूं तो क्या बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा? बिल्कुल सर, इस तरीके से दिखेगा। और यहां पे आप क्या डाल दिया बेटा, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा था वो कहां पे फ्लो हो रहा था बेटा, सिर्फ सरफेस पे फ्लो हो रहा था, पर इसके अंदर भी पूरा करंट है और सरफेस पे भी भयंकर करंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की बात करूं तो पहला मतलब जब
मेरा जो स्मॉल आर है वो बड़ा है मेरे कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या हो जाएगा बेटा, इसकी रेडियस, और आर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा लूप का रेडियस। तो जब मैं आर बेटा बड़ा है मेरा कैपिटल आर से, मतलब आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं, आउटसाइड पॉइंट पे बेटा बी की वैल्यू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई आर के बराबर होता है। दोबारा से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आउटसाइड में बेटा जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो मेरा ग्राफ ऐसा बनता है। वहीं अगर सरफेस की बात करूं तो बेटा छोटा वाला आर मेरे बड़े आर से रिप्लेस हो जाएगा। ओके सर, आपको बस याद ये वाला करना पड़ेगा, जब आप इनसाइड दी सरफेस चले जाओगे वहां पे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i r अपॉन 4 पाई r² हो जाएगा, जहां पे बेटा मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जब सेंटर से आप बाहर की तरफ जाओगे मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक सरफेस पे ना पहुंच जाओ। सरफेस पे बेटा ये चीज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और उसके बाद कैसा ग्राफ हो जाएगा सर, इनवर्स ग्राफ हो जाएगा, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों बेटा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आया है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यू कांट टेक अ चांस टू मिस दिस। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल से क्लियर है। अब बेटा बात करते हैं बढ़िया बढ़िया चीजों की, जैसे सबसे पहली चीज जो आ जाती है दैट इज सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है सर, एक कोर रहता है जिसमें हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। उस सोलोनाइड के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू म्यू नॉट ni के बराबर होती है। n हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, ये बात याद रखना। n कैपिटल N नहीं, छुटका n, छोटू सा n। क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni। हाँ सर। और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसकी बात हो रही है बेटा, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। ओके सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये छोटा n है, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बड़ा n भी होता है, जब पर यूनिट लेंथ में लेते हैं तो छोटा n होता है। वहीं बेटा एक याद करने वाली बात ये भी है कि ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है बेटा वो सेंटर के आजू बाजू रहती है। जब हम बिल्कुल उसके एच पे आ जाते हैं ना, तब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जस्ट आधी हो जाती है, तो म्यू नॉट ni/2 लिखते हैं। जहां पे आप ये देख सकते हो कि बेटा अंदर तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? और जैसे ही हम बाहर की तरफ चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसी इंस्टेंट पे क्या हो जाती है, आधी। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। क्लियर है कि नहीं है? ग्राफ तो बहुत ज्यादा फ्री के नंबर है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब आगे चलते हैं बेटा, सोलोनाइड का ही छोटा भाई होता है टोराइड। टोराइड क्या कहता है कि मेरे बेटा सोलोनाइड को ही गोल घुमा के बना दो, ये बन गया क्या बेटा, टोराइड। ओके सर। ये वाली रेडियस को बेटा R1 बोल दिया और ये वाली रेडियस क्या हो गई मेरी, R2। ठीक है? हाँ सर। तो बेटा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। जो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है वो कहां मिलने वाली है बेटा, इस कोर में मिलने वाली है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, और उसकी वैल्यू होती है सेम दैट ऑफ सोलेनोइड। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे इन केस नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लें, स्मॉल n की बात करें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप याद रखेंगे, तो बड़ा वाला n डिवाइडेड बाय 2 पाई अपॉन r एवरेज। आर एवरेज क्या है बेटा, आपको एवरेज रेडियस डालनी होती है। सर एवरेज रेडियस कैसे आएगी मेरी, दैट इज R1 प्लस R2/2 मेरा एवरेज रेडियस दे देगा। क्लियर है कि नहीं है बेटा? ये दोनों बहुत आसान है, बहुत सिंपल फॉर्मूले बनते हैं, चुन्नू मुन्नू से आराम से आप बहुत आराम से सॉल्व करोगे। अभी तक बेटा जितनी भी चीजें थी सब रेस्ट पे थी। अब हम बढ़िया से एक चार्ज को लेके आते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ करके देखते हैं कि ये करता क्या है। अब बात करते हैं किसकी बेटा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक बेटा चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। हाँ सर, बढ़िया से बताओ, अगर ये घूम रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? तो मैंने कहा देखो, अगर ये चार्ज बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो कोई भी फील्ड के अंदर हम एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे कौन सी फील्ड है सर, मैग्नेटिक फील्ड है, तो कौन सी फोर्स आएगी, मैग्नेटिक फोर्स आएगी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, याद रखना। जहां पे V क्या है बेटा, वेलोसिटी, एंड B इज योर मैग्नेटिक फील्ड।
और बेटा इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो सर जानता हूं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो यहां पे बेटा वी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है सर। और यहां पे बेटा अगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखूं, क्या सर, कि यहां पे बेटा जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी के बराबर है। हाँ सर। तो बेटा जब भी मेरा कोई वेक्टर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये जो रिजल्ट आ रहा है ये इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। हाँ सर, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दैट मींस दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड सेम दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मेरी जो फोर्स रहती है बेटा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर रहती है। ओके सर, ये बात समझ गया मैं। अब यहां पे बेटा अगर मैं वर्क डन की बात करूं कि अगर एक चार्ज चल रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वर्क डन की? तो मैंने कहा अगर सिर्फ उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो आप देखो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कैसा एंगल है। मैंने कहा 90 डिग्री। मैंने बोला क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, यार मैं काइनेमेटिक्स भी तो पढ़ के आ रहा हूं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर मेरी वेलोसिटी फोर्स से 90 डिग्री बना रही है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स से 90 डिग्री बनाएगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी 90, cos 90 0, तो वर्क डन भी 0। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पे 0 आ जाता है। वाई? बिकॉज फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अब यहां पे बेटा मैंने बता दिया है कि एक तो आप ये भी देख सकते हो बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल बीच में भी एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस स्टेटमेंट को तो मैं अभी हटाना चाहूंगा। ये 90 चीज बेटा किसकी लिखी हुई थी? ये 90 डिग्री बेटा इन दोनों के लिए लिखी थी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर। अब अच्छा दूसरी बात सुनो कि अगर बेटा आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, हाँ सर वो भी तो मैं पढ़ के आ रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम सर ये कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा अगर सर मेरा वर्क डन यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है? हाँ सर ये भी कह सकते हो कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मेरा वर्क डन की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और यहां पे मेरा वर्क डन 0 है। ठीक है सर। क्यों 0 है? क्योंकि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अच्छा, नेट फोर्स 0 कब कब होगी? सर नेट फोर्स 0 तब तब होगी या तो क्योंकि ये चार्ज 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाएगा मतलब है न्यूट्रल हो जाए। ठीक है। दूसरी, या तो सर इसकी वेलोसिटी ना दो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी रेस्ट पे अगर ये टर्म 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डिपेंड किस पे कर रहा है? साइन 90 पे। साइन की वैल्यू 0 होती है सर 0 और 180 पे। तो अगर मेरी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तब भी मेरी फोर्स की वैल्यू बेटा 0 आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर बहुत बढ़िया से आ गई। चलिए आगे। अब बेटा यहां पे बात करते हैं लॉरेंस फोर्स की। लॉरेंस फोर्स की बात यहां पे खत्म करके इसको आगे बेटा अगले पेज पे बढ़ाऊंगा। ठीक है। हाँ सर। अब दिखाई दिया है तो बताइए दो होता क्या है बेटा? जब भी बेटा किसी ऑब्जेक्ट पे या जब भी मेरा पार्टिकल बेचारा दो चीजों के बीच में फंस जाए, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फंस जाएगा, तो उस पे बेटा दो फील्ड आ गई हैं। हाँ सर। तो फोर्सेस भी दो आएंगी। जब बेटा ये दोनों फोर्सेस उस पे काम करती है उस फोर्स को अपन लॉरेंस फोर्स कहते हैं। व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड then the net force acting on it is known as Lorentz force। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर।
इसको अभी बेटा अगले केस में एक्सटेंड करेंगे। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का केस आगे एक्सटेंड करना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने केस लिया जब हमारा चार्ज किस पे बेटा, रेस्ट पे। अगर मेरा चार्ज बेटा रेस्ट पे है और इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा, वेलोसिटी वो परपेंडिकुलर है मेरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अच्छा, चार्ज रेस्ट पे तो बेटा इस पे क्या कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज वेलोसिटी जीरो। ठीक है, अगले में बेटा मैंने केस टू में मैंने वेलोसिटी दे दी है, पर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर किसके बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेगा, अगर सर वेलोसिटी मेरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो बढ़िया सा मेरा चार्ज क्या करेगा बेटा, एक सुंदर सा सर्कुलर मोशन करेगा सर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे सर सर्कुलर फोर्स बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं लगा सकता, एंड आई नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। तो यहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, या मैं कहूं मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पे बेटा एफ सी दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर इज प्रोवाइडेड बाय किसके बराबर है बेटा, क्यू वी बी के बराबर होगा। तो यहां से बेटा मैं रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। और अगर मेरे पास रेडियस आ गई तो बेटा टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि यहां से बेटा मैंने क्या निकाल ली है, वेलोसिटी निकाल ली है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। अब इसी रेडियस को बेटा अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। आप याद करो वो दिन जहां पे टीचरों ने आपको करवाया होगा कि रेशियो बताने हैं किसके बेटा, अल्फा के और प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के या ड्यूट्रॉन के। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकलवाया होगा, कभी वेलोसिटी का निकलवाया होगा, कभी पोटेंशियल के बीच में निकाला होगा, कभी वर्क डन के बीच में निकाला होगा। वो सारी चीजें बेटा इधर से आती हैं। ध्यान से देखो, आर क्या है सर, आर तो मेरा रेडियस के बराबर है, जहां पे पहले मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। बेटा जो सर्कुलर मोशन में है उसमें रोल किसका है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी का है। क्लियर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आर रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला रेडियस का फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा ये आ गया जो कहता है रेडियस इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी, जहां पे पी क्या है बच्चों आपका, सर ये जो पी है दैट इज मोमेंटम। पी क्या है बेटा, मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम की अभी बात कर रहे हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो आर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी। एक और अगर याद करो, हाँ सर याद है मुझे बहुत अच्छे से कि मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में, दैट मींस वर्क पावर एनर्जी में एक फॉर्मूला सीखा था, जहां पे मोमेंटम को मैं और क्या लिख सकता हूं, √2m के, वेयर के इज, के कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो रेडियस का एक और फॉर्मूला आ जाएगा √2m के अपॉन क्यू बी। और इसी को बेटा, इसी काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे बेटा, Q इंटू वी से, जहां पे V क्या है सर, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि यहां पे बेटा रिलेशनशिप बताते हैं अपन, इसका रिलेशनशिप बताते हैं वर्क से, और वर्क अपन जानते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू Q चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे बेटा रेडियस आ जाएगी एक और √2QV अपॉन QB के बराबर। बेटा ये आपके पास 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्लियर है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल। अगली बेटा बात करते हैं, देखो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, इसमें अपन ने रेडियस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे थर्ड केस के बारे में, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एट एंगल थीटा। बेटा ये जो वेलोसिटी है ये मैंने किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है। तो बेटा आप याद करो ये वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। जैसे कंपोनेंट हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, वैसे कंपोनेंट अपन यहां करने वाले हैं। यहां पे बेटा एक हम V परपेंडिकुलर लेंगे, एक अपन V पैरेलल लेंगे। जो भी कंपोनेंट मेरा परपेंडिकुलर होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, उसका योगदान होगा उसे घुमाने में। और जो भी कंपोनेंट क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसका योगदान होगा उसे स्ट्रेट लाइन चलाने में। ये दोनों मिलकर के बेटा ऐसा करते हैं, ऐसे 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 चलते जाते हैं। और ये हमारा जो ऐसे 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 वाला पाथ मिलता है, उस पाथ को हम कौन सा पाथ बोलते हैं बेटा, हेलिकल पाथ। जहां पे चीज घूम तो रही है, पर घूमते 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 कहां चल रही है बेटा, आगे भी चल रही है। याद करो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा। हाँ सर याद आ रहा है। तो बेटा वो पाथ जो बनता है वो कैसा पाथ होता है बेटा, हमारा हेलिकल पाथ होता है।
क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। तो वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल याद रखना किसका कहां योगदान है। और यहीं से बेटा मैं बता सकता हूं कि इसकी जो रेडियस बनेगी उस रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बढ़ेगा दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के बराबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी हेलिकल की बात हो और तुमसे पिच ना पूछे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पिच क्या होती है बेटा? दैट इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी अलोंग एक्स, हाँ सर, ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस की हो गई, इनटू बेटा उसका टाइम पीरियड, इधर से बेटा आपका पिच निकल करके आ जाएगा। और पिच ये होता है, मैं डायग्राम में भी आपको बता सकता हूं। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अगली बेटा बात करते हैं, फिर आ जाते हैं। अभी मैंने कहा था कि आप बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं लॉरेंस जी को बुला के लाता हूं और अब वो आपके सामने है। लॉरेंस फोर्स क्या होती है बेटा? जब भी हमारा चार्ज बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फंस जाएगा तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स कौन सी हो जाएगी बेटा? लॉरेंस फोर्स। नाम रख दिया है। केस 1 की अगर बेटा बात करें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास नेट जो लगने वाला है दैट इज क्यू इंटू ई के बराबर रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? जी सर। क्योंकि यहां पे बेटा हमारी इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो मान लेते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं है तब तक मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। ओके सर। केस 2 की बात की जाए, केस 2 में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब बेटा यहां पे एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम आप देख सकते हो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और यहीं पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखोगे तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट है। तो बेटा यहां पे ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके सर। तो E एंड B आर परपेंडिकुलर। अब इसमें बेटा हमारे 3 बहुत ही बढ़िया स्पेशल केस बनते हैं। इसको सीखने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर सीखना, क्योंकि बेटा यहां पे डिफ्लेक्शन एंगल कई बार पूछ लिया जाता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई बाई एम के बराबर होती है, या तो हम यहां से नेट फोर्स से निकाल लेंगे। ओके सर। अगर यहां पे बेटा हमारी मान लो मैग्नेटिक फोर्स कम है और इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, तो यहां पे बेटा ऊपर क्या लग रही है? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स, और सामने वेलोसिटी है। अगर मेरी ये वाली फोर्स ज्यादा है तो बेटा नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। जहां नेट फोर्स वही नेट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है बेटा और कांस्टेंट है तो ये पाथ कैसा बन जाएगा? पैराबोलिक। एग्जैक्टली सेम बनेगा जैसे हम किसी बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को थ्रो कर दें तो वो बेटा ऐसा जाता है, ये सेम बात बनेगा। क्लियर है? हाँ सर। अगले केस की बात करते हैं जहां पे बेटा मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स आएगी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। दैट मींस एफ ऑफ एम इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ई। तो मतलब अब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गई, तो बेटा नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा और ये पार्टिकल का अब एक्सेलरेशन कहां लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ, और ये इस तरीके से ये चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे बेटा हम देख सकते हैं कि जब भी हमारी फोर्स एफ ऑफ एम इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ई, तो बेटा ये इस तरीके से चला जाएगा। हमें डायरेक्शन यहां देखना पड़ेगा, इनवर्ड की जगह आउटवर्ड दे देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल से। दूसरा कि जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है बेटा वो स्पेशल केस हो जाता है। दैट मींस ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो गई। एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। और हमारा जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है उसी सेम वेलोसिटी से ये क्या कर जाएगा बेटा? एग्जिट कर जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। ये डायग्राम बेटा याद रखना और ये कंडीशन याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। हम सर जानते हैं कि हमारे पास 2 हॉलो डी होते हैं जो हम कुछ स्पेस पे रख देते हैं, मेटालिक रहते हैं, कंडक्टिंग रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है? जीरो। क्योंकि उस जगह फिर क्या काम करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। इन दोनों डीज को मैंने एक एसी से कनेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, और फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है एसी की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू
F इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम के बराबर होगी, जहां पे हम देखेंगे क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ने के वजह से, क्योंकि जब भी एक चार्ज पार्टिकल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मेरी रेडियस भी बढ़ जाएगी, जहां पे रेडियस का फॉर्मूला जो होगा दैट इज एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो पक्की बात है मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम के बराबर होगी। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जहां पे आर जो लिया है हमने बेटा वो डी के रेडियस के बराबर लिया है। लिमिटेशन क्या होती है साइक्लोट्रॉन की, जो आप याद रखेंगे, पहला के हम किसी भी प्रकार के न्यूट्रल चार्ज को हम उसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है बेटा, उसका मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो रेस्ट मास है और जो वेरिएबल मास है उसकी इतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो बिल्कुल आवरा वावरा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है, उसका मास वेरी हो जाएगा। मास वेरी हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में मास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, वो टाइम पे बदल नहीं पाएगा पॉजिटिव को नेगेटिव फील्ड में, और हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन को तोड़ता हुआ बाहर चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो लिमिटेशन क्या है, एक तो किसकी बात करती है, न्यूट्रल की, और दूसरी इलेक्ट्रॉन की। अब बेटा बात करते हैं जल्दी से फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर। दो पैरेलल वायर है, हाँ सर याद है, दो पैरेलल वायर है। जब भी बेटा इसमें से करंट जाएगा तो ये ऐसे चिपक जाएंगे, हाँ सर ऐसे चिपक जाएंगे, और जब भी अगर करंट अपोजिट जाएगा तो दूर हो जाएंगे। तो पैरेलल वायर सेम डायरेक्शन में करंट चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में रहेगा तो क्या हो जाएंगे बेटा, दूर हो जाएंगे। याद करो यहीं से 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी गई थी, हाँ सर, जब दो वायर 2 × 10⁻⁷ की वैल्यू पे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उसे अपन ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी, जहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 एंड I2 अपॉन डी, जहां पे I1 बेटा करंट इन वन वायर, I2 करंट इन सेकंड वायर, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर के बराबर होता है। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में होगा तो रिपेल करेंगे। ओके सर, जैसा बेटा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसी तरीके से बेटा एक हमारा मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, जहां पे करंट कैरिंग लूप किसकी तरह काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और उस डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। एम इक्वल्स टू आई इंटू ए के बराबर रहता है बेटा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एम की वैल्यू एन आई ए हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अब वहीं बेटा याद करो डाइपोल मूवमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले थे, जहां पे डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जो होती है E इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2 के बराबर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में है सर, डाइपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में है, दैट इज इक्वल्स टू E/2 है। ये रेशियो बेटा कई बार पूछा गया है, इस पे सवाल भी बहुत बढ़िया बनते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। अब दूसरी बात बेटा बात करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। बेटा एक लूप है जिसको अपन ने किसके अंदर रख दिया था, याद करो सर, इस टॉर्क को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया था। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो ये क्या कर रहा था सर, ये घूम रहा था। मैंने लगा क्यों घूम रहा था, क्योंकि सर इस वायर पे फोर्स लग रहा था, और फोर्स ऐसा लग रहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा था, तो जो टॉर्क क्रिएट कर रहा था, और टॉर्क की वैल्यू क्या थी बेटा, टाउ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और इसी टॉर्क की वजह से, क्योंकि टॉर्क लग रहा है लूप में, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी बेटा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी सर, अगर मैं चार्जेस की बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो वहां पे फॉर्मूला आ जाता है PE cos थीटा के बराबर, और यहाँ पे सेम वही चीज, वही डाइपोल मोमेंट P वाला यहां बदल जाएगा M से। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E होती थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर MB cos थीटा के बराबर। जहां पे सेम पोटेंशियल एनर्जी की बात हो और इक्विलिब्रियम की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। और वहीं अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। वहीं अनस्टेबल की बात करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 180 डिग्री होगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर। यहीं पे बेटा हम बात करेंगे किसके, गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो छोटा सा करंट बताता है। वो मतलब छोटा सा करंट आएगा तो बता देगा हाँ कुछ आया है, कुछ आया है भैया, करंट आया है, कितना आया है ये नहीं बता सकता। तो गैल्वेनोमीटर का काम है टू डिटेक्ट करंट, नॉट टू मेजर करंट। मेजर के लिए अमीटर है ना यार। तो ये क्या करेगा बेटा, ये आपको छोटा मोटा जो इधर उधर करंट जा रहा होगा
उसे ये मेजर करके बता देगा कि हाँ भाई कोई आया, एक घर की घंटी की तरह है। क्लियर है कि घंटी कोई बजाया था तो पता चल जाता कोई आया है। कौन आया ये तो भैया देखना ही पड़ेगा। काम किस पे करता है बेटा, किस प्रिंसिपल पे, कि बेटा किसी भी लूप को अगर हम किसके अंदर रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, हॉट शू जैसी थी, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उसमें टॉर्क जनरेट होगा और उस टॉर्क की वजह से क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। तो वहां पे टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू NIAB। अब हमारा ये गैल्वेनोमीटर बहुत बढ़िया से काम करे, क्योंकि यहाँ पे बेटा डिफ्लेक्शन के साथ साथ थीटा पे भी वेरिएशन आ रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट था, याद करो वो, हाँ उसी की बात कर रहा हूं, उसको अगर एलिमिनेट करना है तो हमने दो चीजें बड़ी ऐसी सीखी थी। पहला ये सीखा था कि सर रेडियल फील्ड कर दी जाए, जहां से भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी दे विल ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो साइन थीटा वाली बात हट गई। और ऐसा हो कैसे सकता है, रेडियल फील्ड बना तो दूं पर बनेगी कैसे, बनाने के लिए अपन इस्तेमाल किसका करेंगे बेटा, सॉफ्ट आयरन का करेंगे। और सॉफ्ट आयरन में एग्जांपल किसका हो जाएगा बेटा, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है जो दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड खींच के अपने अंदर से पास करता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, ऐसा ही सब्सटेंस हमारा फेरोमैग्नेट होता है। और गैल्वेनोमीटर की जब बात होगी तो दो चीज की सेंसिटिविटी की बात करेंगे। एक होता है बेटा करंट सेंसिटिविटी, तो जो फाई डिफ्लेक्शन अपॉन आई दैट इज NAB/C होता है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है दैट इज phi/B NAB/C इंटू R के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक थी हमारी कहानी। आप मेहनत करते रहें, पढ़ते गए, आप और हमारा साथ तो बहुत लंबा है जो चलता रहेगा जब तक आपको हम डॉक्टर ना बना दे। तो एक मुस्कुराहट के साथ बिल्कुल पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले माइंड मैप के साथ, तो जस्ट कीप स्माइलिंग। मेहनत के साथ मुस्कुराहट बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, एक बात हमेशा बोलता रहता हूं कि बेटा जीवन में कार हो या ना हो, संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनके लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी या।